हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 नवंबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने यूपीएससी मेंस 2026 और 2027 के मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर द जीएस यहाँ पर लॉन्च किया है। इंग्लिश और हिंदी में ही ये प्रोग्राम रहने वाला है। 2026 का जो प्रोग्राम है वो 9 मंथ्स का प्रोग्राम है। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 2026 के अगस्त तक चलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं 2027 के प्रोग्राम की, तो ये 21 मंथ्स का प्रोग्राम रहने वाला है। 1 दिसंबर से ये भी शुरू हो रहा है और अगस्त 2027 तक ये चलेगा। तो बाकी इसको लेकर जो भी डिटेल्स हैं वो आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। या फिर इनको लेकर एक यूट्यूब पर भी कल एक वीडियो पब्लिश किया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, नीचे भी नंबर आपको दिख रहा है 9150449990, व्हाट्सएप पर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर और जो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पेज है आज के न्यूज़पेपर का। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, वैसे ये वाला, कि आफ्टर टैक्स हेवंस डर्टी मनी फाइंड्स अ न्यू होम दैट इज क्रिप्टो करेंसी। यानी कि पहले जो आप एक तरीके से कह सकते हैं टैक्स चोरी के लिए क्या तरीके अपनाए जाते थे, है ना, टैक्स हेवंस का यूज़ किया जाता था, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए हवाला वगैरह का यूज़ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए एक नया जरिया या एक नया तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है, दैट इज़ दी क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इस वाले आर्टिकल में, मतलब आज के सेशन में, बात नहीं करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर भी थोड़ा सा न्यूज़ है और एक पूरे पेज में भी डिटेल में न्यूज़ दी गई है, तो उस आर्टिकल को मैं अलग से कवर करने की कोशिश करूँगा और मैं वो आपके साथ अलग से एक वीडियो अलग से बना के पब्लिश कर दूंगा। ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 3 में, हालांकि ये सिटी का पेज है लेकिन दो आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है अबाउट वियरेबल एयर प्यूरिफायर्स को लेकर। ठीक है। अब ये वियरेबल एयर प्यूरिफायर्स क्या होते हैं और एक्सपर्ट्स इनको लेकर क्या चेतावनी या क्या कॉशन दे रहे हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो अभी भी सीवियर और वेरी पुअर कैटेगरी के बीच में बनी हुई है। तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो इस तरीके के जो वेयरेबल एयर प्यूरिफायर्स हैं उनको यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। अब 301 से लेकर 400 तक का जो AQI है उसको वेरी पुअर कैटेगरी में माना जाता है और 401 से लेकर 500 जो है वो सीवियर कैटेगरी में है। ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अगर आप वेरी पुअर कैटेगरी की जो एयर है, यानी कि जो 301 से 400 तक का AQI अगर है, अगर आप उस एयर को लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज होते हैं, है ना, मतलब आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है उस वेरी पुअर एयर को, तो उससे आपकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकती हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली उन लोगों में जिनमें हार्ट या लंग्स की कोई डिजीज़ या बीमारी है। ठीक है। और सीवियर लेवल पर अगर हम बात करें, यानी कि अगर AQI 400 से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग हेल्दी भी हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एल्डरली पर्सनस हैं या बच्चे हैं या जिनमें कोई और लंग्स हार्ट डिजीजेस संबंधी कुछ कुछ और इश्यूज हैं, तो उनमें सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकता है। ठीक है। हालांकि ये जो वियरेबल एयर प्यूरिफायर्स हैं ये उतने ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है जितने ज़्यादा मास्क वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी इसको दिल्ली में अब लोग यूज़ करने लगे हैं, मतलब लोगों के बीच में इसका जो यूज़ है वो बढ़ रहा है। तो वियरेबल एयर प्यूरिफायर्स होते क्या हैं, इसकी अगर हम बात करें तो वियरेबल एयर प्यूरिफायर्स, ये नाम से ही वैसे आपको क्लियर हो रहा है कि एयर प्यूरिफायर्स हैं, और ऐसे एयर प्यूरिफायर्स हैं जो छोटे हैं जिनको आप पहन सकते हैं। ठीक है, वियर कर सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं डिज़ाइन टू डिलीवर क्लीनर एयर डायरेक्टली टू द वियरर्स ब्रीदिंग जोन। वियरर ब्रीदिंग जोन मतलब जो आप, जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपका ब्रीदिंग जोन क्या होगा,
आप नाक से जो है वो सांस लेते हैं, है ना, इनहेल करते हैं, या बोलते टाइम आपका थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि मुंह के थ्रू भी एयर जा रही है अंदर, तो आपका जो ये नाक और मुंह के आसपास का एरिया है, ठीक है, उसको कहा जाता है ब्रीदेबल जोन, ठीक है, या ब्रीदिंग जोन। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये इस तरीके के कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइसेज हैं जिनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक पर्सन के, मतलब जो वियरर है, जो उसको पहन रहा है, उसके ब्रीदिंग जोन में क्लीन एयर रहे, इसलिए इसको बनाया गया है। और ये दो तरीके के फॉर्म्स में जो है वो अवेलेबल है। एक है मास्क टाइप प्योरीफायर्स, ठीक है, एक मास्क टाइप का प्योरीफायर है, और दूसरा है कॉम्पैक्ट डिवाइसेस वॉन अराउंड दी नेक, ठीक है, इस तरीके के डिवाइसेज है जो आप अपने गले में पहन सकते हैं, ठीक है। ये जो छोटे वाले जो अराउंड द नेक पहने जाते हैं, ये स्मॉल हैं, बैटरी ऑपरेटेड यूनिट्स, ठीक है, बैटरी से चलते हैं, और ये चार्ज्ड आयंस रिलीज करते हैं। अब ये चार्ज्ड आयन रिलीज करने की वजह से होता क्या है कि जो आपके नाक और मुंह के आसपास जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है जैसे PM2.5 या PM10, ये चार्ज पार्टिकल्स उनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और उससे जो वो फाइन पार्टिकल्स हैं उनका मास बढ़ता है, उनका वजन, उनका भार बढ़ता है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। वो हवा से, मतलब आपकी नाक के पास जो से कोई भी पार्टिकल्स घूम रहे होंगे, वो चार्ज्ड आयंस के साथ अटैच होके भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तो मतलब आपके नाक और मुंह का जो आपका ब्रीदिंग एरिया है, या जो ब्रीदिंग जोन है, ब्रीदिंग स्पेस है, उसमें वो पार्टिकल्स नहीं रहते, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, इनका एम वही है कि एक पर्सनल क्लीन एयर जोन बनाना, ठीक है, एक पर्सनल क्लीन एयर जोन बनाना, अ बबल ऑफ ए प्यूरिफाइड एयर अराउंड द माउथ एंड नोज, ठीक है, यानी कि आपके नाक और आपके मुंह के आसपास एक क्लीन एयर का बबल बनाना, वो इनका काम है। बबल मतलब वही एक एरिया बनाना, एक जोन बनाना, ठीक है। अब क्या ये जो एयर प्यूरिफायर्स हैं, ये बाहर के जो आउटडोर एनवायरनमेंट है, क्या उसमें काम करते हैं? तो यहाँ पर IIT कानपुर के नेशनल एरोसॉल फैसिलिटी के द्वारा दिसंबर 2024 में एक स्टडी की गई, जिसको लीड कर रहे थे वहाँ के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी। इन्होंने ये कहा कि वियरेबल एयर प्यूरिफायर्स को कंट्रोल्ड इंडोर एनवायरनमेंट्स में टेस्ट किया गया, ठीक है, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि इंडोर एनवायरनमेंट्स में हमने टेस्ट किया, ठीक है, और वो भी कंट्रोल्ड इंडोर एनवायरनमेंट। भी कंट्रोल्ड कैसे, वो समझ में आएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि 35 क्यूबिक फुट का एक चेम्बर, ठीक है, 35 क्यूबिक फुट का एक चेम्बर, मतलब एक इंडोर स्पेस, और वहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर 90% रिडक्शन देखा गया जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं उनमें, ठीक है, यानी कि हवा में जो रहने वाले पार्टिकल्स हैं उनमें 90% तक रिडक्शन देखा गया 30 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट की बात हो रही है। एंड ओवर 80% रिडक्शन विद इन 5 मिनट्स इन अ स्मॉल 2.35 क्यूबिक फुट इनक्लोज्ड स्पेस। और अगर छोटा स्पेस है तो वहाँ पर 5 मिनट में 80% रिडक्शन देखा गया है उन एयरबॉर्न पार्टिकल्स का, ठीक है। लेकिन अब बात वही है कि इनका ये कहना है कि आउटडोर एनवायरनमेंट्स को लेकर इन्होंने कॉशन दिया है, क्योंकि इंडोर एनवायरनमेंट्स में तो वही है कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है ना, बाहर से कोई पार्टिकल्स अंदर आ नहीं सकते, जितने हैं वही रहेंगे। साथ ही साथ वहाँ की जो एयर है वो भी कैसी है, मतलब वहाँ पर कोई फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा है ना, वही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है कि फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा है, तो एयर का मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए तो वहाँ पर वो चीज़ काम कर रही है। बट आउटडोर एनवायरनमेंट्स को लेकर ये कहा गया है कि वहाँ पर जो एरोसोल लोड्स है वो लगातार चेंज हो रहा है ना, वहाँ पर विंड मूवमेंट भी है, तो उसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, और ये जो डिवाइसेज हैं दे आर सूटेबल स्ट्रिक्टली फॉर एनक्लोज्ड स्पेसेस, ये सिर्फ इनक्लोज्ड स्पेसेस के लिए ही सूटेबल है। इन अ रूम एनवायरनमेंट इफ द फैन इज ऑफ एंड वेंटिलेशन इज लिमिटेड द एयर इज रिलेटिवली क्विसेंट द डिवाइस परफॉर्म्स इफेक्टिवली। तो वही इनका कहना है कि एक रूम के एनवायरनमेंट में जहाँ पर फैन ऑफ है, ठीक है, क्योंकि फैन अगर ऑफ है तो इसका मतलब एयर का कोई मूवमेंट नहीं है ना, और वेंटिलेशन भी लिमिटेड है। वेंटिलेशन लिमिटेड होने से क्या है कि बाहर से कोई और पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर एंटर नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से जो एयर है वो काफ़ी क्विसेंट है, क्विसेंट मतलब काम एयर है ना, और इसकी वजह से जो डिवाइस है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आउटडोर के लिए ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि उसमें वही बता दिया कि एरोसोल का लोड चेंज होता है, विंड का मूवमेंट रहता है। अब क्या ये जो प्योरीफायर्स हैं ये प्रोटेक्शन मैच कर सकते हैं जो प्रोटेक्शन N95 मास्क देते हैं? ये N95 मास्क के बारे में हो सकता है कि आपने पहली बार तब सुना हो जब
कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था आज से लगभग 5 साल पहले, है ना। तो उस समय इन मास्क का जो नाम है या ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे उस समय, N95 मास्क। तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये कहना है, मतलब वो इस बात के अगेंस्ट कॉशन दे रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से बचने के लिए आप वेरेबल एयर प्योरीफायर्स का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि वेरेबल एयर प्योरीफायर जो हैं दे आर मेयरली एन एडेड कॉस्मेटिक एसेसरी दैट कैन स्पार्क कन्वर्जेशंस अबाउट पुअर एयर क्वालिटी बट दे आर डेफिनेटली नॉट अ सॉल्यूशन। यानी कि ये जो वेरेबल एयर प्योरीफायर्स हैं ये सिर्फ एक ऐसी कॉस्मेटिक एसेसरी हैं कि मतलब अगर इनका यूज़ बढ़ता है तो सिर्फ इस बात की चर्चा बढ़ सकती है कि हाँ एयर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादा इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, है ना, वेरिएबल एयर प्योरीफायर्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इवन द रिडक्शन इन एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो पॉल्यूटेंट से आपका एक्सपोजर है तो उसको भी ये बहुत कम, मतलब रिड्यूस बहुत कम कर पा रहा है। मोस्ट वेरिएबल डिवाइसेस कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय सर्टिफाइड N95 मास्क, ठीक है। जो N95 मास्क होते हैं, मतलब वाकई में जो N95 हैं, जो सर्टिफाइड N95 मास्क होते हैं, हालांकि कोविड के टाइम पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि फेक या काउंटरफीट भी N95 मास्क जो है वो बाज़ार में बिक रहे थे, बट N95 मास्क जो है जो सर्टिफाइड हैं, जिस तरीके का या जिस लेवल का प्रोटेक्शन वो देते हैं उस तरीके का ये वेरिएबल डिवाइसेस नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि N95 मास्क जो है वो बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन देता है देन अ वेरिएबल प्योरीफायर, ठीक है। एक वेरिएबल प्योरीफायर के कंपैरिजन में ये बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं, दैट इज N95 मास्क, ठीक है। तो आई होप आपको बात क्लियर है, ठीक है। चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल समझे आप, है ना, क्योंकि इस तरीके की जैसे चीज़ चल रही है वेरिएबल प्योरीफायर्स, तो ये मतलब पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, क्लियर है। चलो इसके बाद एक और आर्टिकल है, ये भी इसी के जस्ट नीचे है। इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टडी लिंक्स हायर एमिशंस इन टू व्हीलर्स टू माइलेज रिकमेंड्स स्क्रैपेज पॉलिसी ओवरहॉल, ठीक है। यहाँ पर एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो दोपहिया वाहन हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, उनमें जो एमिशंस होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का या हाइड्रोकार्बन्स का जो एमिशन होता है उसको इन्होंने लिंक किया है टू द माइलेज। माइलेज का मतलब होता है कि व्हीकल पर किलोमीटर, सॉरी मतलब पर लीटर ऑफ फ्यूल, या पर लीटर ऑफ टू व्हीलर्स की बात करें तो पर लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना किलोमीटर चल सकता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज माइलेज। तो उससे उन्होंने लिंक किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी रिकमेंडेशन दिया गया है इस स्टडी में कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है
उसमें कुछ बदलाव या ओवरहॉलिंग की जाए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ये कहा गया है, study examining the exhaust emissions from two-wheelers in India has found that apart from age of a vehicle, mileage too strongly influences the levels of carbon monoxide and hydrocarbons released from motorcycles and scooters। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि व्हीकल की एज पे तो डिपेंडेंट होता ही है कि जो व्हीकल पुराना होता जाएगा उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है वो ज़्यादा रिलीज होंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसके साथ साथ माइलेज का भी इसमें रोल है ना, ये इन्होंने कहा है। द स्टडी गोज ऑन टू रिकमेंड दैट इंडियाज करंट स्क्रैपेज पॉलिसी बेस्ड सोनली ऑन एज नीड्स अ रिवैम्प। और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की जो अभी करंट स्क्रैपेज पॉलिसी है, स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर ईयर्स से पुराने जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेट से 15 साल 20 साल से पुराने व्हीकल जो है उनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है, उनके थ्रू एमिशन ज़्यादा होता है ना, तो वो स्क्रैपेज पॉलिसी है। तो उन्होंने यही कहा है कि इस स्क्रैपेज पॉलिसी में सिर्फ जो एज रिलेटेड नॉर्म है उसकी वजह से इसको रिवैम्प करने की या इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एज ऑफ द व्हीकल से ये डिटरमाइन नहीं हो रहा है कि वो कितना पॉल्यूशन करेगा। ठीक है, माइलेज भी इसमें रोल प्ले कर रहा है ना, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया है कि रियल टाइम एग्जॉस्ट डेटा, ठीक है, 575 टू व्हीलर व्हीकल्स में से रियल टाइम एग्जॉस्ट डेटा को एनालाइज किया गया और इसको टेस्ट किया गया एट पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन सेंटर्स इन दिल्ली। और इसमें जो व्हीकल्स एग्जामिन किए गए वो BS3 और BS4 कंप्लाइंट व्हीकल्स थे दैट वर पेट्रोल ड्रिवन। ठीक है, टू व्हीलर्स और सिर्फ पेट्रोल ड्रिवन। टू कंडक्ट द स्टडी कंडक्ट करने के लिए जो टेल पाइप कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो टेल पाइप एग्जॉस्ट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशंस को रिकॉर्ड किया गया। टेल पाइप मतलब जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है उसमें से क्या क्या जो मतलब एग्जॉस्ट में से क्या क्या निकल रहा है, क्या कंस्टिट्यूएंट्स निकल रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड किया गया, उनके मास वगैरह को। ठीक है, व्हीकल स्पेसिफिक पैरामीटर्स लाइक माइलेज, एज, कर्ब वेट एंड एप्लीकेबल इन यूज एमिशन नॉर्म्स वर नोटेड। ठीक है, स्पेसिफिक पैरामीटर्स मतलब हर व्हीकल के क्या उसका माइलेज है, कितना पुराना वो व्हीकल है, उसका कर्ब वेट कितना है। कर्ब वेट का मतलब होता है पूरे व्हीकल का आप कह सकते हैं वेट। ठीक है, और वो भी तब जब उसमें फ्यूल वगैरह पूरा भरा हो, उसका जो फ्यूल टैंक है वो फुल हो, बट उसमें कोई किसी तरीके का कोई लोड ना हो, कोई पैसेंजर कोई पर्सन ना बैठा हो, तो जो व्हीकल का अपना लोड है उसको कहते हैं कर्ब वेट। ठीक है, एंड एप्लीकेबल इन यूज एमिशन नॉर्म्स, इन सबको वहाँ पर नोट किया गया। ठीक है, और इंजन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इग्निशन टाइप, ठीक है, कि कौन किस तरीके का इग्निशन है उस व्हीकल में, क्या उसकी कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें नोट की गई। और इसमें ये पाया गया कि एज और माइलेज का पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है विद टेल पाइप CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस इन आइडलिंग मोड। आइडलिंग मोड मतलब जब आप इंजन को सिर्फ ऑन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंजन को जब सिर्फ आप ऑन करके छोड़ रहे हैं आइडलिंग मोड में, पॉजिटिव कोरिलेशन बताया है ऑफ एज एंड माइलेज विद दैट टेल पाइप CO एंड हाइड्रोकार्बन। मतलब जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का रिलीज हो रहा है उतना ही आप कह सकते हैं कि व्हीकल पुराना होगा या उतना ही उसका माइलेज होगा। ठीक है, मतलब माइलेज कम होगा, उस तरीके की बात यहाँ पर बताई गई है। एज पर द स्टडी 84.6% ऑफ द चेंज इन CO लेवल्स वॉज लिंक्ड विद एज। इफ एज इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट्स द CO लेवल्स इंक्रीज बाई 0.92 यूनिट्स। ठीक है, कि अगर एज बढ़ रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है वो भी बढ़ रहा है। ओवरऑल एज हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, एज का बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन है विद द CO ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब CO आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कब रिलीज होती है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, क्योंकि कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, जलता है, तो वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है अगर ऑक्सीजन पर्याप्त है तो, है ना, सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो। लेकिन अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ना, और उस वजह से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ एज ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट that as the vehicle ages the ignition systems become less efficient or older cars may have outdated versions of ignition system compared to modern vehicles। ठीक है, अब पुरानी गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है वो ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके पीछे इन्होंने ये कारण बताया है कि जैसे जैसे व्हीकल्स की एज बढ़ती है ना, व्हीकल्स पुराने होते जाते हैं,
तो उनका जो इग्निशन सिस्टम है वो कम इफेक्टिव होता जाता है ना। तो उस वजह से उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनका जो इग्निशन सिस्टम है वो एज़ कम्पेयर टू द आज के प्रेजेंट डे मॉडर्न व्हीकल्स, उसके कंपैरिजन में उनमें कोई आउटडेटेड वर्जन यूज़ हो रहा है इग्निशन सिस्टम का, है ना, जो टेक्नोलॉजिकली उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं एडवांस्ड नहीं है। तो उस वजह से भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है। सिमिलरली ये भी कहा है कि जो हाइड्रोकार्बन लेवल्स में चेंज होता है उसके लिए भी एज जो है वो 81%, 81.5% चेंज के लिए एज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन रेंज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.5 to 2.75% at idling to 0.25 to 1.5% at idling in the case of the examined vehicles। ठीक है, तो वही बताया गया है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रेंज है वो यहाँ पर रिड्यूस हो रही है एग्जामिन्ड व्हीकल्स के केस में। द स्टडी कंक्लूडेड दैट इंडियाज करंट एमिशन रीसर्टिफिकेशन फॉर टू व्हीलर्स is only based on idling CO and HC measurements and therefore does not consider the high idling condition and real world loaded operation। ठीक है, तो मतलब अभी ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो एमिशन को लेकर रीसर्टिफिकेशन है टू व्हीलर्स के लिए वो सिर्फ आइडलिंग कंडीशन पर, मतलब आइडलिंग कंडीशन में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहा है उसके मेजरमेंट के आधार पर होता है। लेकिन अगर हाई आइडलिंग कंडीशन है या रियल वर्ल्ड में जब लोड पड़ता है गाड़ी पे तो उस समय उसका जो फ्यूल का बर्निंग है वो बढ़ जाता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो उस चीज़ पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो आई होप बात आप समझे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आर्टिकल की मैं बात कर रहा था इस पेज की जिसमें ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर दिया गया है। मैं जस्ट एक बार इसको पूरा डिटेल में गो थ्रू करूँगा और उसके बाद फिर एक अलग से इस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कब आएगा वीडियो, जब भी होगा। फिलहाल हम लोग एक्सपेरिमेंट पेज पर आते हैं और यहाँ पर हमें 2-3 आर्टिकल्स देखने हैं। लेकिन उन आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि 2026 का अगर आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हमारे पास एक जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। सिर्फ 599 रुपीज़ में अवेलेबल है फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इसको एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और या फिर आप हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी इसको एनरोल कर सकते हैं। और वहीं हमारा CSET लाइव क्लासेस का बैच जो है वो भी चल रहा है ना। 9 नवंबर से ये बैच शुरू हुआ है, तो इसमें भी अगर आप एनरोल करना चाहें तो ओनली 1299 में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वापस से आर्टिकल्स पर चलते हैं और इसमें देखते हैं 2-3 आर्टिकल्स हैं इस पेज में, है ना। तो पहला आर्टिकल जो बात कर रहा है वो कह रहा है यहाँ पर WHO की जो 2025 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फाइट है टू एलिमिनेट टीबी को ख़त्म करने को लेकर उसमें क्या चुनौतियां या क्या हर्डल्स हैं उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है 2025 की, पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई है, इसमें ये कहा गया है कि हालांकि भारत में ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का जो बर्डन है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया जो है वो टीबी को एलिमिनेट करने का जो उसका गोल है या जो टारगेट है उसके कहीं आसपास भी नहीं है। ठीक है, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम अचीविंग द एलिमिनेशन ऑफ टीबी। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि 2024 में इंडिया में लगभग 27 लाख के आसपास टीबी के केसेस आए हैं और 3 लाख से ज़्यादा इसमें डेथ हुई है। ठीक है, और ये दुनिया में किसी भी देश में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है ना, ऐसा WHO की एनालिसिस यहाँ पर कहती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना इनको आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में ये कुछ भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया वॉज अमंग दी 8 हाई बर्डन कंट्रीज दैट वर एबल टू डायग्नोज मोर देन 80% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस लास्ट ईयर। यानी कि पिछले साल पूरे दुनिया में जितने केसेस आए हैं उनमें से 80% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो 8 देशों में आए हैं और उनमें से इंडिया इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, ये जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं दे आर क्रूशियल, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो अभी पिछले साल की इंडिया टीबी रिपोर्ट रिलीज़ उसने नहीं की है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो टीबी वॉज द डेडलीस्ट इन्फेक्शियस किलर ग्लोबली,
पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस इन्फेक्शन की वजह से डेथ्स हुई हैं दुनिया में, वो टीबी ही था। ठीक है, लगभग 10.7 मिलियन, 10.7 मिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं। और लगभग 12 लाख के आसपास, या 12 लाख से कुछ ज़्यादा, 1.23 मिलियन लोगों की डेथ हुई है पूरी दुनिया में फ्रॉम दिस टीबी। ठीक है, अब एलिमिनेशन टारगेट्स तक अगर पहुंचने की हम बात करते हैं तो 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह अनाउंस किया था कि इंडिया का एक एम्बिशियस टारगेट है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर लेंगे 2025 तक। ठीक है, वैसे ग्लोबल टारगेट जो है वो 2030 का है, लेकिन हम उससे 5 साल पहले अचीव कर लेंगे 2025 में, ऐसा अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में। ठीक है, हालांकि जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टीबी केसेस हैं उनमें लगातार डिक्लाइन या गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 1 लाख की आबादी पर जो टीबी केसेस की संख्या है वो भी कम हो रही है। लेकिन अब 2025 जैसे कि ख़त्म हो रहा है और ये हमारा टीबी के एलिमिनेशन का टारगेट ईयर था, तो अभी भी इंडिया इज़ फार फ्रॉम इट्स टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग द बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, टीबी आपको ये पता होगा कि इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू ये बीमारी होती है। और 2025 पूरा हो रहा है और भारत अपने जो टारगेट था इस बीमारी को एलिमिनेट करने का, उससे काफ़ी दूर है अभी भी। ठीक है, अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है लेस देन 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख की आबादी पर अगर एक केस से कम आता है तो दैट मीन्स इट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, WHO की जो NTB स्ट्रेटेजी टारगेट है उसमें यह कहा गया है कि अगर नए केसेस में 80% कमी आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी साल, से फॉर एग्जांपल किसी साल 1 लाख केस आए और अगले साल अगर उन केसेस में 80% कमी हो जाए, यानी कि 20,000 केस आए अगले साल, तो हम ये कह सकते हैं कि टीबी एलिमिनेट हो गया। ये बेसिकली WHO की स्ट्रेटेजी टारगेट्स है। ठीक है, और उसने 90% डिक्लाइन इन टीबी डेथ्स बाय 2030, है ना, यानी कि टीबी के केसेस में 80% की कमी आए और जो उससे होने वाली डेथ्स हैं, है ना, वो उसमें 90% की कमी आए 2030 तक। ये टारगेट बेसिकली WHO का है ना। और ये जो 80% डिक्लाइन है या 90% डिक्लाइन है वो कंपेयर करना है 2015 की डेडलाइन से, है ना। अब जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है 2025 की, अब इस बार की जो आई है, उसमें यह बताया गया है कि वैसे तो WHO का टारगेट 80% है कि केसेस, नए केसेस 80% कम आए और डेथ्स 90% कम हो, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अचीव किया है 21% रिडक्शन इन न्यू केसेस, कि जो नए केसेस आ रहे हैं वो अब 21% कम आ रहे हैं। और डेथ्स की अगर हम बात करें तो 28% डेथ्स कम हुई है। ठीक है, 2024, 15 से 24 के बीच में, है ना। लेकिन जो एंड टीबी माइलस्टोन है 2025 का, कि 50% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस एंड 75% रिडक्शन इन टीबी डेथ्स, उससे हम अभी भी बहुत पीछे हैं। और अगर हम ये बात करें कि 2020 के लिए जो ग्लोबल माइलस्टोन सेट किए गए थे, हम उसके भी आधे को अचीव अभी तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद दिस रिडक्शन अचीव्ड बाय इंडिया इज स्टिल अहेड ऑफ द ग्लोबल एवरेज। लेकिन अभी भी हम लोगों ने जो ये रिडक्शन, जितना रिडक्शन अचीव किया है वो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, ग्लोबल अगर हम टीबी इंसिडेंस की बात करें तो 2015 से लेकर 2024 के बीच में सिर्फ 12% कमी आई है, लेकिन हमने 21% जो है वो रिडक्शन अचीव किया है। तो अभी भी हम ओवरऑल टारगेट से तो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन बाकी देशों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमारी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी है। ठीक है, अब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कवरेज की अगर बात करें तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया की जो ट्रीटमेंट कवरेज है उसमें काफ़ी सुधार हुए हैं, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। 2024 में ये 92% तक आ गया है, 2023 में 85% था। और इसमें जो बातें कही गई हैं कि इंडिया का इनोवेटिव केस फाइंडिंग अप्रोच, ठीक है, कि किस तरीके से केस को फाइंड किया जाता है, उसकी जो इनोवेटिव अप्रोच है, ड्रिवन बाय द स्विफ्ट टेकअप ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ किया जा रहा है। सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन, लार्ज स्केल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इन सब की वजह से जो ट्रीटमेंट कवरेज है वो 92% तक पहुंच गया है 2024 में, जबकि ये 2015 में सिर्फ 53% था ट्रीटमेंट कवरेज। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंशन हुआ है ट्रीटमेंट कवरेज का, मतलब जो ये ज़्यादा बढ़ा है, ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स जैसे कि BPAL
है ना रेजीम है, उसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ी हैं। जिसकी वजह से ये भी है कि जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस है वो अब उनका ट्रीटमेंट सिर्फ 6 महीने का हो गया। पहले 18 से 24 महीने तक रहता था, लेकिन अब 6 महीने का रह गया। रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस की बात कर रहा है, मतलब जो आपके ड्रग रेजिस्टेंट्स हो जाते हैं, टीबी, उनकी बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होते हैं उनके लिए ओरल ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। बट प्रिपरेशंस फॉर चाइल्डहुड टीबी आर स्टिल नॉट वेरी रेडिली अवेलेबल। लेकिन जो चाइल्डहुड टीबी के लिए प्रिपरेशंस हैं, है ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऐसे हाउस होल्ड, मतलब जो किसी को है तो उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को या बाकी पीपल्स को देती है जिनमें रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये स्मॉल टारगेट्स हैं इन द बिग पिक्चर टुवर्ड्स एलिमिनेशन। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल टारगेट्स हैं जो हम एलिमिनेट अगर करना चाहते हैं तो हमें पूरे करने होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और एक्सपर्ट है जिन्होंने ये बताया है कि there were challenges with the availability of more common drugs in parts of the country in 2024। यानी कि जो कॉमन ड्रग्स हैं, जो कॉमन दवाइयाँ हैं टीबी के एलिमिनेशन, मतलब टीबी के ट्रीटमेंट को लेकर, वो भी देश के कई सारे हिस्सों में 2024 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। when it comes to the people who have already been diagnosed with TB, a differentiated care model where more support is provided to the most vulnerable can help reduce mortality due to TB। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे लोग जिनमें टीबी डायग्नोज होता है उनके लिए डिफरेंशिएटेड केयर मॉडल, मतलब ज़्यादा सपोर्ट ऐसे लोगों को दी जाए जो ज़्यादा वल्नरेबल है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो उससे टीबी से होने वाली जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ्स है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल दिया है। तमिलनाडु में एक प्रोग्राम है दैट इज़ TNKET बाय ट्रियाजिंग। ट्रियाजिंग का मतलब होता है कि ये पता लगाना कि किसको कितनी गंभीर बीमारी है, ठीक है, या उसको लिए क्या ट्रीटमेंट जो है वो सूटेबल रहेगा। तो ट्रियाजिंग करके जो एडल्ट्स विद वेरी सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी एंड पुअर परफॉर्मेंस स्टेटस आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड। ठीक है। ऐसे एडल्ट्स जिनमें अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब जिनमें आप कह सकते हैं कि पोषण की बहुत ज़्यादा कमी है, या जिनकी जो रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, मतलब जो प्रॉपरली रेस्पायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनका परफॉर्मेंस स्टेटस काफ़ी पुअर है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और मैनेज किया जाता है। और वंस आर ट्राइज बेस्ड स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, कोमोर्बिडिटी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स कैन बी एडिड। ठीक है। मतलब अगर किसी को ये भी हो सकता है कि टीबी के साथ साथ कोई और भी बीमारियाँ हो, ठीक है, कि सीवियर डायबिटीज़ हो, टबैको एडिक्शन हो, एल्कोहल एडिक्शन हो, तो इन सबको मैनेज करने के लिए भी फिर उसमें जो कंपोनेंट्स है वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है। अब रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब ये होता है कि जो टीबी की अलग अलग दवाइयाँ होती है उसमें से ऐसा होता है कि कभी कभार किसी व्यक्ति में कोई दवाई का असर नहीं हो रहा है ना, या उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन के से रेजिस्टेंस उनमें डेवलप हो गई है, तो उसको कहा जाता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब वो डिपेंड करता है कि, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ ना 3-4 दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो उन 3-4 दवाइयों में से हो सकता है कि एक मेजर इसकी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो है मोस्ट, आप कह सकते हैं इफेक्टिव इसकी दवा, मतलब 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। एक होती है रिफेम्पिसिन। ठीक है। तो रिफेम्पिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके चांसेस होते हैं कि द बैक्टीरियाज बिकम रेजिस्टेंट टू दैट, है ना, तो उसमें फिर इशू आता है, क्योंकि फिर उसमें आपको अपना जो ट्रीटमेंट रिजीम है वो बदलना पड़ता है। अदरवाइज़ तो आप नॉर्मल वो दवाइयाँ खाते रहिए 3-4, है ना, साल 1.5 साल तक दवाइयाँ खाते रहिए तो ठीक हो जाता है बीमारी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग की वजह से, या किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग से जो टीबी बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो वो होता है ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि इंडिया जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। जितने दुनिया के ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस हैं उनमें से 1/3 इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। हालांकि इस तरीके के रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस का जो बर्डन है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन वो बढ़ा भी नहीं है। ठीक है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो लगभग 12% जो लोग पहले से टीबी से ट्रीट हो चुके हैं, और लगभग 3.64% ऑफ द न्यू केसेस जो हैं
वो ड्रग रेजिस्टेंट पाए गए हैं इंडिया में, है ना। और ये पिछले साल 12.5% और 3.53% थी। तो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट भी नहीं आई और बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ है। दिस ट्रांसलेट्स टू अराउंड 1.27 लाख पीपल विद ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इन 2024। 2024 में लगभग 1,27,000 लोग जो हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से पीड़ित पाए गए हैं, जो कि 2023 में ये आंकड़ा 1.26 और ये 2022 होगा, 2022 में ये 1.24 लाख था। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ये नहीं हुआ है। इसमें यह भी कहा है कि the report also shows that the success rate of TB treatment for those who initiated their treatment in India in 2023 stood at 90%। कि जो लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उनमें जो ट्रीटमेंट की सक्सेस है वो 90% तक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये ग्लोबल सक्सेस रेट 88% उससे ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की फाइट अगेंस्ट टीबी है उसमें एक सेटबैक है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कोविड-19 पेंडेमिक। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हुआ क्या कि जो रिसोर्सेज हैं फ्रॉम द टीबी मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया गया कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए। तो इसलिए भी ये इशू आया है। कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ अनदर चैलेंज। एक चैलेंज ये भी है कि अगर ये बीमारी होती है तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाली बीमारी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके का हुआ, आपने हफ्ते 10 दिन दवाई ली एंड यू आर फिट एंड फाइन, ऐसा नहीं है। आपको 1 डेढ़ साल 2 साल तक कंटिन्यूस मेडिसिन लेनी पड़ती है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट का कंप्लीशन भी एक बड़ा चैलेंज है। लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना ट्रीटमेंट जो है वो बीच में रोक देते हैं। उनको लगता है कि अब ठीक हो गए तो दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं, है ना। अगर आप, सबसे बड़ी इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि अगर आप बीच में कभी भी मान लीजिए 1 2 दिन के लिए भी अगर दवाई छोड़ देते हैं तो आपका जो टीबी है वो ड्रग रेजिस्टेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो टीबी है वो बाकी लोगों में भी फैल सकता है। अब जैसे दिल्ली जैसे शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर का जो एयर पॉल्यूशन है वो फर्दर टीबी पेशेंट्स के लिए आउटकम्स को और ज़्यादा वर्सन करता है ना। डायबिटीज़ भी इसमें ख़राब चीज़ है। 2024 में अगर हम बात करें तो लगभग 3.2 लाख टीबी केसेस में डायबिटीज़ भी देखने को मिली है। अब इसके प्रोग्राम की इनोवेशंस की अगर हम बात करें, जो शॉर्ट कोर्सेज फॉर ट्रीटमेंट मतलब जो डॉट ट्रीटमेंट होते हैं इसके, है ना, उसमें जैसे बी पैल हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ और इनोवेशंस जो है वो ऐड किए हैं, जैसे कि AI इनेबल्ड हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेज दैट कैन डिटेक्ट इवन एसिम्टोमेटिक टीबी केसेस ड्यूरिंग कम्युनिटी स्क्रीनिंग। ठीक है। ऐसे छोटे हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस बनाए हैं जिसमें AI का यूज़ किया जा रहा है और वो एसिम्टोमेटिक टीबी केसेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एसिम्टोमेटिक टीबी केसेस मतलब ऐसे केसेस जिनमें पर्सन में या पेशेंट में किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। इसको बेसिकली एक 100 डे का कैंपेन हुआ था जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पिछले साल दिसंबर में, वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था। इन दीज एक्टिव स्क्रीनिंग कैंपेन्स दैट बिगेन लास्ट ईयर मोर देन 19 करोड़ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैव बीन स्क्रीन फॉर टीबी। और उसमें लगभग 24 लाख के आसपास केसेस जो हैं वो डायग्नोज या डिटेक्ट किए गए हैं। ठीक है। और उसमें 8.61 लाख केसेस ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक थे, मतलब जिनमें किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम या लक्षण देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है। और वहीं अगर हम न्यूट्रिशन सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि टीबी के पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशन भी उनको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो 500 रुपये से बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया है ना, पर मंथ फॉर पर पेशेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब जब तक भी उसका इलाज चलेगा तो उसको 500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। एडिशनल न्यूट्रिशन सपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय वॉलंटियर्स थ्रू द गवर्नमेंट्स निक्षय मित्र प्रोग्राम। ठीक है। सरकार का एक निक्षय मित्र प्रोग्राम है, उसके तहत वॉलंटियर जो हैं वो भी एडिशनल न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि देयर इज़ अ नीड टू इंश्योर अर्ली विद इन फ्यू वीक्स ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमंग द मोस्ट वल्नरेबल दोज विद सीवियर अंडर न्यूट्रिशन। BMI जिनका 16 से कम है या फिर कोई और स्टेट स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी अगर उनमें है तो उनको जल्दी पैसा जो है ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर ज़रूरत है बिफोर द डेवलप अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। और उनमें अगर अनफेवरेबल आउटकम्स कुछ आ जाएँ उससे पहले ही उसको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, मतलब उनको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ डेथ्स ग्लोबल। ठीक है, कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स हो रही हैं पर मिलियन, मतलब मिलियंस पर ईयर के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर डेथ्स का आपको बताया जा रहा है कि आप देख सकते हो कि जो
ग्राफ है वो नीचे की तरफ को जा रहा है। ये दो ग्राफ्स बेसिकली, एक ग्राफ है टोटल नंबर ऑफ टीबी डेथ्स, और ये है नीचे वाला जो रेड कलर का लाइन है, ये आपको बता रही है टीबी डेथ्स इन पीपल विद एचआईवी, ऐसे लोगों में टीबी की डेथ जिनमें एचआईवी भी है। ठीक है, तो इस तरीके का। और इंसिडेंस रेट इंडिया में अगर हम बात करें कि पर 1 लाख पॉपुलेशन में इंडिया में कितना इंसिडेंस रेट है, ठीक है, तो ये नए केसेस बता रहा है ब्लू लाइन, रेड लाइन बता रहा है ऑल टीबी केसेस। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो ये मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, दुनिया में पर 1 लाख की पॉपुलेशन पर कितनी डेथ्स हो रही हैं, टोटल टीबी डेथ्स, और ये है टीबी डेथ्स पीपल विद एचआईवी। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो यहाँ पर कम हो रही हैं। एस्टिमेटेड टीबी इंसिडेंट्स वो भी आप देख सकते हैं कि 2023 के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ टीबी केसेस उनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी है। ठीक है, टीबी डेथ थोड़ा सा कम है। ट्रीटमेंट कवरेज जो है वो, ये मुझे लग रहा है डेटा ये उल्टा हो गया आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि जो ट्रीटमेंट कवरेज है वो 92% तक आ गया है 2024 में, है ना। 2023 में 85% था। तो ये इन्होंने, मुझे लग रहा है कि डेटा उल्टा हो गया, ये 2023 वाला नहीं, ये 24 का कॉलम होगा आई थिंक, और ये होगा 23 का कॉलम। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ें। चलो 2 आर्टिकल्स और देखने हैं। यहाँ पर अगला एक आर्टिकल जो बात कर रहा है वो केरला हाई कोर्ट के फैसले का बताया रहा है, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बाइंग भांग इज़ लीगल। ठीक है, भांग खरीदना जो है वो लीगल है, कानूनन है, लेकिन कैनबीज जो मतलब भांग का एक तरीके से पेड़ होता है, उसको आप घर में नहीं उगा सकते। ठीक है, वो उगाना लीगल नहीं है। ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक पिटीशन, एक आदमी ने एक पिटीशन लगाई थी, ठीक है, जिसमें उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी कैनबीज उगाने को लेकर, तो उस आदमी ने कहा था कि ये जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्रवाई है, इसको क्वैश किया जाए। ऐसी पिटीशन लगाई थी, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को, उस याचिका को खारिज कर दिया। पिटिशनर हैड बीन कॉट बाय एक्साइज ऑफिशियल्स विद 5 कैनबीज प्लांट्स इन अ पॉट ऑन द टेरिस ऑफ अ रेंटेड हाउस। ठीक है, वो आदमी एक किराए के मकान में रहता था, और घर में उसने छत में गमलों में 5 ये भांग के जो पौधे हैं वो लगा रखे थे। ठीक है, अब उसका ये कहना था, मतलब उसने अपने बचाव में ये कहा कि ये प्लांट्स जो हैं इनमें अभी तक फ्लावरिंग या जो फ्रूटिंग टॉप होता है वो नहीं आया है। ठीक है, मतलब जो उनके ऊपर फूल वगैरह आते हैं वो नहीं आया है। एंड दैट अंडर लॉ ओनली द फ्लावरिंग टॉप कंस्टिट्यूट गांजा द ड्रग। तो उसका ये कहना था कि कानून के अनुसार जो फ्लावरिंग टॉप होता है सिर्फ वही गांजा होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग टॉप तो आए नहीं थे उसमें, तो वो उसको उगा सकता है, ये उसका डिफेंस था। यहाँ पर जस्टिस CS दियास की बेंच ने इस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब NDPS एक्ट क्या कहता है, 1895 में इंडिया ने एक एक्ट बनाया, दैट इज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। इस एक्ट में डिड नॉट इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन एवरी पार्ट ऑफ द कैनबीज प्लांट। ठीक है, जो कैनबीज प्लांट या जो आप कह सकते हैं भांग का पौधा होता है, उसमें पूरी तरीके से, मतलब उसके हर पार्ट को लेकर यहाँ पर कोई बैन नहीं है। NDPS एक्ट का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 है वो कहता है, उसमें कैनबीज या हेम्प को डिफाइन किया गया है टू मीन बोथ चरस, गांजा एंड एनी मिक्सचर और ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टू। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि हेम्प या जो कैनबीज है उसका मतलब होता है चरस या गांजा या इनसे बनने वाली कोई भी ड्रिंक या मिक्सचर। ठीक है, उसमें बेसिकली चरस को ऐसे डिफाइन किया गया है एज द सेपरेटेड रेजिन इन वट एवर फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैनबीज प्लांट। ठीक है, इंक्लूडिंग हशीश ऑयल। जो बेसिकली आपका कैनबीज प्लांट होता है उसमें से जो रेजिन या उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं रस या जूस होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, वो बेसिकली चरस है, वो जिस तरीके से उस एक्ट में डिफाइन की गई है। और गांजा को डिफाइन किया गया है एज द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबीज प्लांट। जो भांग का पौधा है उसके ऊपर जो फूल लगते हैं, जो ये फ्रूट सा होता है उसका, है ना, उसको कहा जाता है गांजा। ठीक है, ये डेफिनेशन एक्सक्लूड्स द सीड्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय टॉप्स। इस डेफिनेशन में अगर पौधे का, जो भांग का पौधा है, उसके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं या जो पत्ते हैं, अगर उनमें टॉप नहीं है तो उनको ये डेफिनेशन एक्सक्लूड करती है। ठीक है, अब ये जो एक्सक्लूजन है लीव्स और सीड्स का, ये भांग के लिए लीगल स्पेस क्रिएट करता है। द एडिबल प्रिपरेशन मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैनबीज प्लांट। ठीक है, भांग आपने मतलब खाई तो होगी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, बट आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर भांग की जो मतलब ठंडाई बनाई जाती है, या कहीं कहीं पर आपने ये भी सुना होगा कि भांग के पकौड़े
जो है वो खाए जाते हैं या चलते हैं, तो वो बेसिकली भांग के जो पत्ते होते हैं उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, और पत्तों को लेकर तो एक्ट में कोई बात कही गई नहीं है। तो क्योंकि एनडीपीएस एक्ट जो है उसमें लीव्स को एज अ कैनबीज डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए भांग जो है वो अंडर द डेफिनेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भांग जो है वो अनरेगुलेटेड है। एनडीपीएस को लेकर, मतलब जो नेशनल पॉलिसी ऑन एनडीपीएस है वो क्लैरिफाई करता है कि भांग इज सब्जेक्ट टू स्टेट लॉज। ठीक है, भांग जो है वो स्टेट लॉज में सब्जेक्टेड है, मतलब स्टेट लॉज के अंतर्गत है। The act allows state governments to permit and regulate the cultivation of cannabis plants and the production, possession, consumption and transport for industrial purposes or for obtaining fibers and seeds। मतलब इन सब चीज़ों को लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्ट बना सकती हैं, वो लॉज बना सकती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसा जो राज्य हैं, यहाँ पर ऑथराइज डीलर्स को लाइसेंस दिया दिया जाता है भांग बेचने के लिए, जबकि कुछ राज्य जैसे आसाम है वहाँ पर पूरी तरीके से इसको बैन किया गया है। ठीक है, अब ग्रोइंग एट होम नॉट अलाउड। अगर कैनबीज के जो लीव्स हैं यानी कि जो भांग के पत्ते हैं, अगर वो एनडीपीएस एक्ट में कवर नहीं है, तो क्या आप उस पौधे को घर में उगा सकते हैं? ठीक है, यही चीज़ जो है इसी को लेकर केरला हाई कोर्ट ने जो फैसला यहाँ पर दिया है, जो एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 8 सबसेक्शन बी है, वो ये कहता है कि प्रोहिबिट्स द कल्टीवेशन ऑफ एनी कैनबीज प्लांट एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पसेज एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके का, मतलब कोई भी कैनबीज प्लांट को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पसेस, और वो भी उस तरीके से जैसा गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हो। द कोर्ट नोटेड दैट द डेफिनेशन ऑफ द कैनबीज प्लांट इन सेक्शन 2(4) ऑफ द एक्ट इज एनी प्लांट ऑफ द जीनस कैनबीज। ठीक है, कि मतलब उसमें जो बात कही गई है कैनबीज प्लांट, उसका मतलब है कि जो कैनबीज जीनस का कोई भी प्लांट है वो उसमें शामिल है। द कोर्ट ruled that the statute does not distinguish between a plant with flowering and one without. The offence lies in the act of cultivation itself। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टैट्यूट जो है वो ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर है या जिसमें फ्लावर नहीं है उनको डिस्टिंग्विश नहीं करता है, लेकिन जो ऑफेंस है, जो अपराध है, वो पेड़ को उगाने को लेकर है। अब भले ही उस पेड़ में फूल हो ना हो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स द एनडीपीएस एक्ट ड्रॉज अ क्लियर लाइन बिटवीन द कैनबीज प्लांट एंड प्रोडक्ट गांजा। While ganja is indeed defined by its flowering tops, the act separately and explicitly prohibits the cultivation of any plant of the genus cannabis। ठीक है, मतलब कोर्ट ये कह रहा है, मतलब एनडीपीएस एक्ट ये कह रहा है कि कैनाबीज प्लांट और गांजा अलग अलग है। वो हम मान रहे हैं कि भांग का पौधा अलग है और गांजा अलग है। ठीक है, गांजा तो बेसिकली तभी है जब उसके ऊपर फ्लावरिंग टॉप है, लेकिन बात ये है कि कल्टिवेशन ऑफ एनी प्लांट ऑफ द जीनस कैनाबीज, ठीक है, कैनबीस जीनस के किसी भी प्लांट का कल्टीवेशन ही अपने आप में जो है वो ऑफेंस है। ठीक है, उसको प्रोहिबिट किया गया है एक्ट में, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जेंजीज का प्रोटेस्ट चल रहा है मेक्सिको में। ठीक है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ के एक सिटी है दैट इज़ यूरोपन, वहाँ पर जो उसके जो मेयर हैं दैट इज़ कार्लोस एल्बर्टो मेंजो रोड्रिगेज, उनको बेसिकली यहाँ पर उनकी डेथ, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उस वजह से यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्टर्स, मतलब ये जो जेंजीज हैं इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। और इस तरीके के प्रोटेस्ट हमने पिछले कुछ समय से या पिछले एक आध साल में देखा है कि कई सारे जगह या कई सारे देशों में हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने आसपास, तो हमने इस तरीके के प्रोटेस्ट जो हैं वो नेपाल में देखे, है ना, हाल ही फिलहाल में हुआ था। हमने बांग्लादेश में देखे थे लास्ट ईयर, जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे जेंजीज जो हैं वो थे। उसमें तो खैर और भी युवा भी थे, बट नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो स्पेसिफिकली जेंजीज का ही प्रोटेस्ट था। और यहाँ पर भी इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो फिलहाल हम आगे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर बेसिकली लिखा गया है कि जो ब्राज़ील के बेलम शहर में COP30 चल रही है UNFCCC को लेकर, उसको लेकर कुछ लोगों ने, मतलब वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का। वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, देखिए, ब्राज़ील का एक इंडिजीनियस ग्रुप है दैट इज़ मुंदुरुकु ग्रुप। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो ये COP30 क्लाइमेट समिट चल रही है ब्राज़ील के बेलिम में, उसका इन्होंने प्रोटेस्ट किया है ना। और भी बेसिकली प्रोटेस्ट इस बात का है कि जो ब्राज़ील की सरकार है उसका ये प्लान है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है
ठीक है, जो अमेजन के वर्षा वन है उनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, ये मुंदुरुकु ईपेरेग आयु मूवमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट एड्रेसिंग प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा, यानी कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है लूला डे सिल्वा, उनको संबोधित करते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट में, एक बयान में ये कहा है कि हमारे जो जंगल है वो सेल के लिए नहीं है, हम अपने क्लाइमेट को बचाते हैं और अमेजन जो है दैट कैन नॉट कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड टू एनरिच लार्ज कॉरपोरेशंस। ठीक है, जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनको और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए या उनके फ़ायदे के लिए हम अपने जो जंगल है खासकर अमेजन उसको नुकसान या डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग हाईवे थ्रू द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ब्राज़ील की जो सरकार है वो वहाँ पर एक हाईवे बनाना चाहती है और उसने स्टेट रन ऑयल कंपनी, मतलब वहाँ की जो एक ऑयल कंपनी है सरकारी, दैट इज़ पेट्रोब्रास, उसको भी लाइसेंस दिया हुआ है कि वो एक्सप्लोरेशन कर सकती है फॉर ऑफशोर ऑयल, जो अमेजन रिवर का माउथ है वहाँ से 500 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, तो मतलब इसलिए वहाँ के लोगों को लगता है कि इससे अमेजन के रेन फॉरेस्ट को नुकसान होगा। तो हमारा जो क्लाइमेट क्राइसिस को के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें अमेजन को बचाना, ठीक है, अमेजन को प्रोटेक्ट करना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगभग 71.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टोर्ड है। ठीक है, जो कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, जितना 2000, मतलब कितना कार्बन स्टोर्ड है जितना 2022 में ग्लोबली पूरे दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है उसका दुगना। रिसेंट ईयर्स में कुछ स्टडीज़ में ये आर्ग्यू किया गया है कि अमेजन जो है वो सोर्स ऑफ कार्बन एमिशंस बनता जा रहा है ह्यूमन एक्सटेंस, जैसे कि फार्म फायर्स, इनकी वजह से। 2022 की एक स्टडी जो जनरल नेचर में पब्लिश हुई उसमें यह कहा गया है कि अमेजन हैज़ बिकम स्लोअर एट रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग ड्राउट्स एंड इज़ नियरिंग इट्स टिपिंग पॉइंट। ठीक है, कि जो काफ़ी लंबे समय तक जो ड्राउट या सूखा पड़ रहा है उसकी वजह से अमेजन जो है उसकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो गई है ना, वो अपने टिपिंग पॉइंट के नज़दीक है और इस पॉइंट के बियॉन्ड इट वुड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, है ना। अगर ये टिपिंग पॉइंट क्रॉस होता है तो अमेजन जो अभी एक लश ग्रीन फॉरेस्ट है वो एक ड्रायर सवाना एरिया बन जाएगा और जितना ज़्यादा यहाँ पर कार्बन स्टोर्ड है वो सारा का सारा कार्बन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और इससे होगा क्या कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसको कंट्रोल करने में अभी ये अपना एक बहुत क्रूशियल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये उस ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ाने लगेगा। क्योंकि अगर कार्बन यहाँ से एमिट होने लगा, जितना कार्बन इसने स्टोर किया हुआ है अगर वो एमिट होने लगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि अगर आप हमारे CSET के लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1299 पे करके जुड़ सकते हैं, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 49 रुपीज़ में डेमो क्लास या ट्रायल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये QR कोड और UPI ID जो दी गई है इस पर 49 रुपीज़ पे करना है, हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपको इन क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ट्रायल क्लासेस या डेमो क्लासेस के बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो आप पूरा रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी जुड़ सकते हैं। ठीक, बाकी मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं फिर से बताता हूँ कि हम लोगों ने 2026 और 27 मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द GS इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो आप हमारे ऐप या वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर एक वीडियो कल इसी चैनल पर पोस्ट किया गया है उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए 51 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ है GS और करंट अफेयर्स की, जो जो अगले साल के 2026 के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपने कुछ और फीडबैक आप देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स ओकुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स ओकुल नाम से, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।